काफी समय पहले की बात है। जयपुरी राज्य पर राजा जयवर्मन का राज हुआ करता था। एक दिन राजा जयवर्मन की इच्छा हुई कि उन्हें वन में शिकार करने के लिए जाना चाहिए। उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया और उनसे कहा कि वे जल्द ही उनके वन में शिकार करने के लिए जाने की व्यवस्था करें। कुछ ही पलों के बाद राजा जयवर्मन अपने कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में पहुंचा। हिरण का पीछा करते करते वे अपने साथियों से अलग हो गए। उसने हिरण का शिकार तो कर लिया, पर इस प्रक्रिया में शाम हो गई थी। राजा मन ही मन सोचने लगा, इससे पहले कि रात का अंधेरा चारों ओर फैल जाए, मुझे शीघ्र ही इस वन से बाहर निकल जाना चाहिए। राजा ने उसी उद्देश्य से अपने घोड़े को वन में तेजी से दौड़ा दिया। बहुत देर तक घोड़ा दौड़ाने के बाद भी जब वे वन से बाहर नहीं पहुंच पाए तो वे सोचने लगे, लगता है मैं राह भटक गया हूँ। अब कैसे इस वन से बाहर निकलूं? इस बियावान वन में कोई सही राह बताने वाला भी तो नहीं मिल पाएगा। तभी राजा को एक लड़की फूल तोड़ती हुई दिखाई दी। राजा घोड़े से उतरकर उस लड़की के पास पहुंचा और कहने लगा, ए लड़की, क्या तुम हमें वन से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? लड़की ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा और कहने लगी, थोड़ा बहुत शिष्टाचार है तुम्हारे अंदर या नहीं? इतना भी नहीं पता कि एक लड़की से किस प्रकार बात की जाती है। ओह, तो तू हमें शिष्टाचार सिखाएगी। शिष्टाचार उसे सिखाया जाता है जो उसे सीखने के लायक हो। मुझे तुम उस लायक नहीं लगते। ओह, बहुत उद्दंड है तू। लगता है तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। सुंदर हूँ तो सुंदरता पर घमंड होना तो स्वाभाविक है। तुम्हें इस बात से ईर्ष्या क्यों हो रही है? लड़की, सुंदरता पर इतना अभिमान अच्छा नहीं है। तुम जैसी घमंडी युवती से तो मैं 7 जन्म तक विवाह ना करूं। तुम मुझसे विवाह करने ना करने वाले होते कौन हो? और यदि दुर्भाग्य से कभी तुम जैसे आदमी से विवाह करना भी पड़ा तो मैं जीवन की बजाय मौत को गले लगाना पसंद करूंगी। फिर राजा अपने घोड़े पर बैठा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक रथ खड़ा दिखाई दिया। राजा ने रथ पर बैठे सारथी से पूछा, सारथी, ये रथ किसका है और इस पर कौन बैठकर आया है? इस रथ पर नवलगढ़ की राजकुमारी नंदिनी बैठकर आई हुई हैं। कहाँ है राजकुमारी नंदिनी? उन्हें इस वन में खिलने वाले फूल बहुत पसंद है। वे वन में फूल तोड़ने गई हुई हैं। ओह, फूल तोड़ने वाली वे युवती राजकुमारी नंदिनी थी। कुछ भी हो, राजकुमारी नंदिनी सुंदर होने के साथ साथ घमंडी भी हैं। साथी, हम जयपुरी राज्य के राजा जयवर्मन हैं। हम इस वन में राह भटक गए हैं। क्या तुम हमें इस वन से बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हो? क्यों नहीं महाराज। तब सारथी की बताई दिशा की ओर चलकर ही राजा जयवर्मन वन की भूल भुलैया से बाहर निकल पाया। राजा मन ही मन सोच रहा था, आज राजकुमारी नंदिनी ने हमारे अहम को ललकारा है। जो भी हो, मैं नंदिनी के घमंड को चूर चूर करके ही रहूंगा। तभी राजा से बिछड़े हुए सैनिकों की टोली भी वहां आ पहुंची और सैनिक कहने लगे, महाराज, आप किधर निकल गए थे? हमने आपकी खोज में सारा वन खोज डाला। हम वन में राह भूल गए थे। अगले दिन ही राजा जयवर्मन ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और कहने लगे, राजपुरोहित जी, आप नवलगढ़ राज्य जाकर वहाँ की राजकुमारी नंदिनी से हमारा विवाह तय कराइए। यह बात सुनकर राजपुरोहित बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है महाराज, आपने विवाह के लिए हामी तो भरी। राजपुरोहित ने उसी दिन नवलगढ़ के लिए प्रस्थान कर दिया। राजपुरोहित नवलगढ़ पहुंचकर राजा नवल सिंह से मिला और कहने लगा, राजन, हमारे महाराज जयवर्मन आपकी पुत्री राजकुमारी नंदिनी से
विवाह करने की इच्छुक हैं। ओह, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है। हमें ये रिश्ता स्वीकार है। राजन, तो आने वाली पूर्णिमा के दिन हमारे महाराज जयवर्मन नवलगढ़ बारात लेकर आएंगे। बहुत अच्छा राजपुरोहित जी, मैं उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। राजपुरोहित ने जयपुरी पहुंचकर राजा जयवर्मन को यह सूचना दी कि नवलगढ़ के राजा अपनी पुत्री नंदिनी का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हैं और वे इस बात से काफी प्रसन्न भी थे। दूसरी ओर नवलगढ़ में राजा अपनी पुत्री से कहने लगे, बेटी नंदिनी, तू बड़ी किस्मत वाली है। जयपुरी के राजा जयवर्मन ने स्वयं तेरा हाथ मांगा है और हमने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उस रात जब राजकुमारी नंदिनी बिस्तर पर सोई हुई थी तो वे मन ही मन ये सोच रही थी, देखने में कैसे होंगे राजा जयवर्मन। ठीक पूर्णिमा के दिन जयवर्मन की बारात खूब धूमधाम के साथ नवलगढ़ पहुंच गई। हंसी खुशी विवाह संस्कार पूरे हुए। राजकुमारी नंदिनी दुल्हन बनकर नवलगढ़ से जयपुरी आ गई। रात होने पर राजकुमारी नंदिनी राजा जयवर्मन का इंतजार करती रही। सुबह हो गई पर राजा उसके पास नहीं आया। सुबह होने पर राजा जयवर्मन नंदिनी के पास आकर उससे कहने लगा, नंदिनी, हम कुंज वन जा रहे हैं और तुम्हें हमारे साथ वहाँ चलना है। जो आज्ञा स्वामी। राजा जयवर्मन और नंदिनी उसी वन में पहुँचे जहाँ वे दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे। और जैसे ही राजा जयवर्मन ने नंदिनी का घूंघट ऊपर उठाया तो वे चौंक कर कहने लगी, आपसे मेरा विवाह हुआ है। हाँ नंदिनी, देख लो, मैंने तुम्हारे कथन को झुठला दिया है। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने आप पर। याद है इस वन में इसी स्थान पर हमारी प्रथम मुलाकात हुई थी। इसी स्थान पर मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ क्या? हाँ नंदिनी, अब तुम्हारा गर्व चूर चूर हो जाएगा। अब तुम किसी से भी नाक मुंह चढ़ाकर बात नहीं कर सकोगी। नंदिनी, प्रथम मुलाकात में तुमने हमसे यह भी कहा था कि यदि तुम्हें मुझसे विवाह करना भी पड़ा तो तुम जीवन की बजाय मौत को गले लगाना पसंद करोगी। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। तो तुम्हारे उस कथन को पूरा करने का आज वक्त आ गया है। अपने उस कथन को पूरा करो। राजा जयवर्मन, क्योंकि मैं क्षत्राणी हूँ इसीलिए अपने उस कथन को मैं हर अवस्था में पूरा करूँगी। तो देर किस बात की है? नंदिनी तुरंत नदी के तट पर पहुँची और शीघ्र ही नदी की लहरों में समा गई। नंदिनी को जलमग्न होते देख राजा जयवर्मन के दिल को ठंडक पड़ गई। फिर राजा जयवर्मन वापस महल लौट आया। दूसरी ओर मरते ही नंदिनी प्रेत योनि में चली गई। जयवर्मन वापस लौटकर राजकाज में डूब गया। इस घटना को घटे कई माह बीत गए। नंदिनी प्रेत योनि में इधर उधर भटकती रही। फिर सोचने लगी, जिसने मुझे इस योनि में पहुंचाया है वह तो आमोद प्रमोद में डूबा जीवन के मजे लूट रहा है और मैं इस प्रकार भटकती फिर रही हूँ। मुझे भी राजा जयवर्मन से अपनी इस दुर्गति का बदला लेना चाहिए, लेकिन कैसे? एक दिन जब सांप के काटने से मरी एक युवती को उसके परिजन नदी में जल प्रवाहित कर गए तो नंदिनी उसे देखकर ये सोचने लगी, मुझे इस मृत युवती के शव में प्रवेश कर इस प्रेत योनि से छुटकारा पा लेना चाहिए। और नंदिनी जल्दी ही उस युवती के शरीर में प्रवेश कर गई। फिर युवती तैरकर नदी के तट पर आ पहुंची। अब नंदिनी सोचने लगी, मुझे मानव जीवन मिल चुका है, इसलिए अब मुझे राजा जयवर्मन से अपना बदला लेना चाहिए। ये सोचकर नंदिनी जयपुरी की ओर चल पड़ी। जयपुरी राज्य के दरबार में पहुंचने पर नंदिनी की प्रेतनी कहने लगी, महाराज, मैं एक फरियाद लेकर आपके पास आई हूँ। कहो, तुम्हारी क्या फरियाद है? महाराज, मैं एक अनाथ
बेसहारा युवती हूँ। मेरा नाम रत्ना है, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। क्या मतलब? मतलब यह महाराज कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। क्या? हाँ महाराज, मैं बेसहारा हूँ। इस आयु में इधर उधर भटकूंगी तो लोग आपके ऊपर उंगली उठाकर कहेंगे कि राजा जयवर्मन के राज्य की लड़की किस राह पर चल रही है। इसमें आपकी बदनामी होगी। इससे पहले कि मैं अनाथ किसी गलत राह पर चलूं, मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा जीवन सुधार दीजिए महाराज। मेरी आपसे यही फरियाद है। उस युवती की बात सुनकर राजपुरोहित कहता है, महाराज, आपकी पत्नी नंदिनी तो कब की मर चुकी है, इसलिए आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। फिर रत्ना में क्या बुराई है? सौंदर्य में किसी राजकुमारी से कम नहीं है। कुछ देर सोचने के बाद राजा जयवर्मन कहता है, ठीक है रत्ना, हम तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं। अगले दिन राजा जयवर्मन ने रत्ना के साथ विवाह कर लिया। विवाह के कुछ दिन बीतने के बाद रत्ना महाराज को अपने गर्भवती होने की खुशखबरी देती है, जिसे सुनकर राजा जयवर्मन बहुत प्रसन्न होता है। उचित समय पर रत्ना ने एक पुत्र को जन्म दिया। दासी ने महाराज को ये खबर देते हुए कहा, बधाई हो महाराज, महारानी रत्ना ने पुत्र को जन्म दिया है। जाइए महाराज, पुत्र को देख आइए। महाराज के कक्ष में आने से पहले रत्ना अपने पुत्र को लेकर गुप्त मार्ग से महल से बाहर निकल गई और चलते हुए सोचने लगी, राजा जयवर्मन अब अपने पुत्र के वियोग में जब जब तड़पेगा, तब तब मेरे तपते कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। जब राजा जयवर्मन कक्ष में पहुंचा तो वे कहने लगा, ओह, रत्ना तो यहाँ नहीं है, ना ही नवजात शिशु है, दोनों कहाँ गए? तभी राजा जयवर्मन को बिस्तर पर पड़ा हुआ एक पत्र दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, राजा जयवर्मन, आपने अपनी रानी नंदिनी का परित्याग किया था, इसलिए मैं आज अपने पुत्र सहित आपका परित्याग कर रही हूँ। रानी रत्ना। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगा, ओ रत्ना, तुमने ये क्या किया? कहाँ चली गई तुम? मेरे पुत्र को मुझसे क्यों दूर ले गई? तुम्हारा आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था? आखिर नंदिनी और रत्ना का आपस में क्या संबंध था? इधर रत्ना जयपुरी राज्य से बहुत दूर एक वन में पहुंच गई थी। रत्ना उस वन में स्थित मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंची और कहने लगी, ऋषिवर, मुझ दुखियारी को क्या आपके आश्रम में आश्रय मिलेगा? क्यों नहीं बेटी? तब ठीक है ऋषिवर, मैं यही आश्रम के द्वार के पास अपनी कुटिया बना लूंगी। यहाँ क्यों बेटी, तुम हमारे आश्रम के अंदर रह सकती हो। नहीं ऋषिवर, मैं यहाँ आश्रम के बाहर कुटिया बनाकर रह लूंगी। रत्ना उसी समय कुटिया बनाने में जुट गई। रात होने पर मार्कंड ऋषि अपनी पत्नी सुमंगला के साथ रत्ना की कुटिया के द्वार पर पहुँचे। तब मार्कंड ऋषि ने सुमंगला को विस्तार पूर्वक राजकुमारी नंदिनी के विषय में बताया और यह भी बताया कि रत्ना के शरीर में राजकुमारी नंदिनी की प्रेतनी ने प्रवेश कर लिया है। यह सब जानकर सुमंगला कहने लगी, लेकिन स्वामी, आपने ये कैसे जाना कि रत्ना के शरीर में नंदिनी का प्रेत है? आज जब रत्ना ने आकर आश्रम के द्वार पर कुटिया बनाने के लिए जिद की तो मैं चौंका था। कोई साधारण मनुष्य सहर्षी आश्रम में रहने को तैयार हो जाता, पर क्योंकि रत्ना के शरीर में प्रेतनी का वास था, इसलिए वे आश्रम के पवित्र वातावरण में भला कैसे आकर रह सकती थी। यह सब मैंने योग बल से जान लिया था। इस समय रत्ना जयपुरी राज्य की ओर गई है। वे किस लिए स्वामी? वे प्रेत शक्ति का प्रयोग कर राजा जयवर्मन का सारा खजाना चुरा लेना चाहती है। वे प्रतिशोध की ज्वाला में बुरी तरह जल रही है, इसलिए राजा जयवर्मन को पूरी तरह कंगाल कर देना चाहती है। स्वामी, जब आप योग बल से सब कुछ पता लगा चुके थे,
तो आपने नंदिनी की प्रेतनी को जयपुरी जाने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि योग बल के द्वारा मैं राजा जयवर्मन के भाग्य का पता लगा चुका था। उसके भाग्य में कंगाल होकर दर दर की ठोकर खाना ही लिखा है। तब मैं भाग्य के लेखे को कैसे टाल सकता था भला? ओह, तो यह बात थी। सुमंगला, जब नंदिनी की प्रेतनी यहाँ आए तो उस पर यह बात जाहिर नहीं होने देना कि हम उसका भेद जान गए हैं। ठीक है स्वामी। इधर जयपुरी में राजा जयवर्मन उदास मन से सोच रहा था, न जाने मेरे पुत्र के साथ रानी रत्ना इस समय कहाँ कहाँ भटक रही होगी। रत्ना जयपुरी राज्य के खजाने को ले जाकर नीलवन की एक गुफा में रखती जा रही थी। शीघ्र ही उसने जयपुरी का तमाम खजाना खाली कर दिया। फिर वे कुटिया में वापस आकर अपने पुत्र के साथ सो गई। अगले दिन रत्ना ऋषि की पत्नी से कहने लगी, माँ, मैं एक विशेष कार्य से जयपुरी राज्य जा रही हूँ। क्या मेरे लौटने तक आप मेरे पुत्र की देखभाल कर सकती हो? क्यों नहीं बेटी। अपने पुत्र को सुमंगला को सौंपकर रत्ना उसी समय जयपुरी की ओर चल दी। जब वे जयपुरी राज्य के दरबार में पहुंची तो उसे देखकर राजा जयवर्मन हैरान रह गए और कहने लगे, महारानी रत्ना, तुम कहाँ चली गई थी? हमारा पुत्र कहाँ है? राजन, मेरा और मेरे पुत्र का नाम अपनी गंदी जुबान से मत लो। यह सुनकर राजपुरोहित कहने लगा, महारानी जी, महाराज के विरुद्ध आप ये कैसे अपशब्द कह रही हैं? राजगुरु जी, आप क्या जाने इस धूर्त राजा का षड्यंत्र? हाँ राजगुरु जी, इसने प्रजा के ऊपर तरह तरह के कर लगाकर जो धन खजाने में जमा किया था, उस धन को इसने राज्य से दूर ले जाकर एक गुफा में छिपा दिया है। ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? महारानी, आप अपने कथन की सत्यता में कोई प्रमाण दे सकती हैं। क्यों नहीं, आप अभी चलकर खाली खजाने को देख सकते हैं। तब सभी लोग रत्ना के साथ खजाने की ओर चल दिए। जब खजाने का ताला खोला गया तो सचमुच ही खजाना खाली पड़ा हुआ था। राजा कहने लगा, यह सब झूठ है। मैंने खजाने की एक पाई भी कहीं नहीं छुपाई है। राजा की यह बात सुनकर नगर वासियों को उन पर विश्वास नहीं हुआ और वे राजा की ओर बढ़ने लगे। अगले ही पल जब राजा जयवर्मन को अपनी जान का खतरा लगा तो वे राजमहल के गुप्त द्वार से भाग गया। उस दिन के बाद से राजा जयवर्मन को राज्य में किसी ने नहीं देखा। राजपुरोहित ने रत्ना से कहा, महारानी जी, सिंहासन खाली हो चुका है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस जिम्मेदारी को संभालें। जी राजपुरोहित जी, ऐसा ही होगा। रत्ना उसी दिन आश्रम पहुंची और ऋषि से कहने लगी, ऋषिवर, मैं आपसे विदा लेने आई हूँ। माँ, मैंने आप लोगों को अपने विषय में कुछ नहीं बताया था, आज बताती हूँ। मैं जयपुरी राज्य की महारानी रत्ना हूँ। क्या? हाँ, यही सच है, क्योंकि जयपुरी राज्य के राजा जयवर्मन कहीं चले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे अपने पुत्र के साथ जयपुरी लौटना होगा। ठीक है बेटी, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तब सुमंगला से पुत्र को लेकर और उन्हें प्रणाम कर रत्ना वहाँ से चल दी। आखिर नंदिनी ने राजा जयवर्मन से अपना बदला ले ही लिया। जयपुरी पहुंचकर उसने अपने नवजात पुत्र का राज्याभिषेक कराया। फिर उसके बाद सेवकों के द्वारा वन में स्थित गुफा में रखा खजाना रत्ना ने जयपुरी वापस मंगवाया। अब रत्ना सोचने लगी, जब तक नन्हे महाराज रोहित वर्मन राजा का पदभार संभालने के योग्य नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं उनका दायित्व निभाऊंगी। कई वर्ष बीत गए। नन्हा रोहित वर्मन कुछ बड़ा हुआ, कुछ और वर्ष बीते। अब रत्ना सोचने लगी, रोहित युवा हो गया है, क्यों न इसे विवाह बंधन में बांधकर यह शरीर त्याग दूं। उचित राजकुमारी तलाश कर
उसने रोहित वर्मन का विवाह खूब धूमधाम से करवाया। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। फिर एक दिन रानी रत्ना कहने लगी, रोहित अब राजा का पदभार संभालने के योग्य हो गया है, इसलिए आज से राजकाज यही देखेगा। उसके बाद रोहित वर्मन को सिंहासन पर बिठाया गया। सभी नगरवासी उसकी जय जयकार करते हुए कहने लगे, राजा रोहित वर्मन की जय हो, राजा रोहित वर्मन अमर रहें। तभी रोहित वर्मन को देखते हुए रत्ना मन ही मन सोचने लगी, आज मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। अगले दिन ही नंदिनी की प्रेतनी रत्ना का शरीर छोड़ आकाश में उड़ गई। सुबह होने पर जब राजकुमार रोहित वर्मन ने अपनी माँ को मृत पाया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके बाद रत्ना के शव का राजकीय परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। फिर राजा रोहित वर्मन अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।